आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन बुकलेट लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। चूँकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत ही निकट है, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है और असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वे सारे प्रश्न टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला के सभी 70 प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अपने इस चैनल से जुड़ जाइए और सभी 70 प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए और इन सभी 70 प्रश्नों का विश्लेषण भी कर लीजिए। यहाँ से संभावना है कि कुछ प्रश्न रिपीट किए जाएंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है चित्रकला। चित्रकला असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसी का यह पेपर है और इसके सभी 70 प्रश्नों का हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यानी कि 31 प्रश्न, 1660 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने विबग्योर बैनी आह पिनाला, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है, की खोज की थी? तो यह सभी को पता है कि इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में विबग्योर का उल्लेख किया है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है बैनी आह पिनाला। यह प्रकाश के रंगों के विषय में इसमें आइजैक न्यूटन ने बताया है कि जब प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश प्रवेश करता है तो वह 7 भागों में बंट जाता है और वही 7 रंग मिलकर सफ़ेद रंग का निर्माण करते हैं। इसे हम इंद्रधनुषी रंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक दृश्य कला नहीं है? तो कविता दृश्य कला नहीं है। चलिए एक पुनरावृत्ति वाला तत्व जो संयोजन का एक नया सेट तैयार कर सकता है कहलाता है। इसको पैटर्न कहते हैं। इसको हम पैटर्न कहते हैं। खड़ांग के बारे में किसने लिखा है? तो यह सभी को पता है कि खड़ांग के बारे में यशोधर पंडित ने लिखा है। यशोधर पंडित राजा जयसिंह प्रथम के दरबारी लेखक थे। 11वीं शताब्दी में राजा जयसिंह का शासनकाल था जयपुर के, और उन्हीं के दरबार के यह प्रसिद्ध लेखक या कवि थे और इन्होंने खड़ांग के बारे में लिखा है। खड़ांग के बारे में इन्होंने लिखा है और कला के 6 अंगों पर इन्होंने चर्चा किया है। रूप भेदा, प्रमाणान, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंग, इत चित्र खड्गकम। यही इनका सूत्र है और इसी सूत्र में इन्होंने खड़ांग के बारे में चर्चा किया है, जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि यह 6 जो भाग हैं यह कला के रूप हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्यूरो, इसमें कायरो लिखा है, शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो इसका उत्तर होगा रेखांकन एवं चित्रकला। रेखांकन एवं चित्रकला में कायरो सक्यूरो या क्यूरो सक्यूरो शब्द का
प्रयोग होता है। चलिए आगे। ललित कला में कितनी कलाएं हैं? तो ललित कला में 5 कलाएं हैं। ललित कला में 5 कलाएं हैं। हेगल ने ललित कलाओं को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से काव्य कला को, यहाँ लिख लीजिए, काव्य कला को इन्होंने उच्च कला कहा है और वास्तुकला को इन्होंने निम्न कला कहा है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च कला क्या है और निम्न कला क्या है हेगल के अनुसार। तो काव्य कला, चित्रकला, ललित कला के जो हेगल ने ललित कला का जो विभाजन किया था उसमें से काव्य कला सबसे उच्च है और वास्तुकला सबसे निम्न है, और उन्होंने ललित कलाओं को 5 भागों में विभाजित किया था। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें पता है कि जयमंगला यशोधर पंडित ने लिखा है। कामसूत्र वात्स्यायन का है। चित्रसूत्रम यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, और सादृश्यम यह खडांग का अंग है। तो पहला का चौथा कहाँ पर है? ए। तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना गोवा में हुई थी 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों की मदद से। चलिए, पुर्तगालियों की मदद से गोवा में 1556 ईस्वी में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई थी। इसे नोट कर लीजिएगा कि किसकी मदद से गोवा में सर्वप्रथम भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की गई थी। तो 1556 में गोवा में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। चित्र बनाने की एक तकनीक जिसमें विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है कहलाता है। यह हमें पता है, इसका उत्तर होगा कोलाज। विविध प्रकार की सामग्रियों को चिपकाकर जो धरातल बनाया जाता है, जो रचना की जाती है, उसे हम कोलाज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन एक प्रदर्शनकारी कला से संबंधित नहीं है? प्रदर्शनकारी कला से संबंधित थिएटर, नृत्य, संगीत, ये तीनों प्रदर्शनकारी कला हैं, जबकि संस्थापन यह चित्रकला का भाग है। इंस्टॉलेशन यह कला का, मूर्ति कला का भाग है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। मृण्मय टेराकोटा माध्यम का पश्चिम बंगाल में सामान्यतः अधिक प्रयोग हुआ है, और दूसरा कह रहा है कि मृण्मय का अधिक प्रयोग हुआ क्योंकि वहाँ कोई द्रव्य आसपास उपलब्ध नहीं है। तो यह दोनों कथन सत्य है। मृण्मय अर्थात टेराकोटा जो कि जलाई हुई मिट्टी से या पकी हुई मिट्टी से निर्माण किया जाता है, तो कोई द्रव्य आसपास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मृण्मय पर ज़्यादा ध्यान दिया, अर्थात टेराकोटा पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, निम्न में से कौन विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य
नहीं है। ब्रांड को बदलना, ब्रांड को बदलना यह विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर होगा E.B. हैवेल। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक E.B. हैवेल ने लिखा है। इन्होंने बनारस द सीक्रेट सिटी लिखा है, इन्होंने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग लिखा है, और इन्होंने ही आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट भी और ए हैंडबुक ऑफ आर्ट भी इन्हीं की रचना है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। टैग लाइन, स्वाद जिंदगी का, स्वाद जिंदगी का किसका टैग लाइन है? यह संबंध निम्न में से किस विज्ञापन से है? तो स्वाद जिंदगी का आपने कभी टैग देखा होगा, डेयरी मिल्क का प्रचार आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो उसमें स्वाद जिंदगी का टैग लाइन आता है। तो डेयरी मिल्क का यह टैग लाइन है, स्वाद जिंदगी का। चलिए अगला प्रश्न। आठ सौ उनहत्तर ईस्वी में बना प्राचीनतम लकड़ी का छायाचित्र है, छापा चित्र है। तो 869 ईस्वी में बना प्राचीनतम लकड़ी का छापा चित्र है, इसका उत्तर होगा हीरक सूत्र। हीरक सूत्र यह लकड़ी का 9वीं शताब्दी ईस्वी में छापा चित्र था। चलिए अगला प्रश्न। भित्ति पर मोटे छोटे रंगीन कांच या पत्थर के टुकड़ों से आकृति चित्रण की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसको हम मोज़ेक कहते हैं, इसको मोज़ेक कहा जाता है। आपने बाइजेंटाइन कला या गोथिक कला पढ़ा होगा, तो उसमें यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ड्राई पॉइंट करने के लिए सबसे उपयुक्त धरातल क्या है? ड्राई पॉइंट करने के लिए सबसे उपयुक्त धरातल क्या है? तो इसका उत्तर होगा कॉपर प्लेट। सबसे उपयुक्त धरातल क्या है? कॉपर प्लेट। चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध छापाकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध छापाकार या प्रिंट मेकर कलाकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा श्याम शर्मा। चलिए अगला प्रश्न। उत्कीर्णित और नक्काशी प्लेट को नम कागज पर छापा जाता है। उसके बाद अगला कथन है, धातु प्लेट की गहराइयों तक कागज को पहुंचने के लिए कागज के तंतुओं का मुलायम एवं लचीला होना आवश्यक है। यह दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न। ग्राफिक डिजाइन में चमक से क्या तात्पर्य है? ग्राफिक डिजाइन में चमक से क्या तात्पर्य है? यह प्रकाश के भ्रम को दर्शाता है, यह रेखा के भ्रम को दर्शाता है, यह अंतराल के भ्रम को दर्शाता है, यह पोत के भ्रम को दर्शाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा यह प्रकाश के भ्रम को दर्शाता है, यह प्रकाश के भ्रम को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न। रेखा उत्कीर्णन तथा रेखा अम्लांकन का संबंध किस कला पद्धति से है? रेखा उत्कीर्णन तथा रेखा अम्लांकन का संबंध इंटेग्रेलियो पद्धति से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ताज़ा लगाए गए प्लास्टर पर पानी आधारित रंग द्रव्य के साथ भित्ति की सतह पर चित्रण की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेस्को विधि। इसका उत्तर होगा फ्रेस्को विधि। चलिए अगला प्रश्न। शैलाश्रय चित्रों के केंद्र भीमबेटका को किसने खोजा?
तो बी एस वाकड़कर ने भीमबेटका को खोजा था कब? 1958 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। चलिए अगला प्रश्न, अल्टामीरा गुफाओं की खोज किसने की थी? तो मारिया सातुओला ने 1879 ईस्वी में अल्टामीरा गुफाओं की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न, मातृदेवी मूर्तियाँ मुख्यतः संबंधित हैं। तो मातृदेवी मूर्तियाँ कहाँ से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सिंघनपुर। सिंघनपुर मिर्जापुर में स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मैमथ का चित्र पाया गया है? तो किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मैमथ का चित्र पाया गया है? तो इसका उत्तर होगा लेस काम्बरेल्स में। लेस काम्बरेल्स में मैमथ का चित्र पाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, कैमूर की पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक शैली के चित्रों का अन्वेषण किसने किया था? तो काकबर्न और कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में मिर्जापुर में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की थी 1880 ईस्वी में। तो कैमूर की पहाड़ियाँ जो है वह मिर्जापुर में ही स्थित है। तो इसका उत्तर होगा कार्लाइल। चलिए अगला, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है। तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम राजपूत शैली या हिंदू शैली है। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भित्ति चित्र मरणासन्न राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो मरणासन्न राजकुमारी अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला मुगल चित्रकला से अधिक सामाजिक है, यह कथन सत्य है कि असत्य है, या अर्ध सत्य है या अर्ध असत्य है? तो इसका उत्तर होगा सत्य। किस कला शैली में बनी ठनी चित्रित हुई है? तो यह किशनगढ़ में चित्रित हुई। किशनगढ़ की 3 चीज़ें प्रसिद्ध हैं। एक तो वहाँ के राजा सावंत सिंह, जिन्हें हम नागरी दास के नाम से जानते हैं, और दूसरा चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी को चित्रित किया था, और तीसरा बनी ठनी। यह 3 चीज़ें किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न, सिख चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सिख चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय यंसी मेहता को प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न, चित्रकला की कांगड़ा शैली किस कला शैली की है? तो चित्रकला की कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली का यह है, और संसार चंद का जो समय था वह कांगड़ा शैली का गोल्डन एरा था, स्वर्णिम युग था। चलिए अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं का प्रथम अभिलिखित पर्यटक था। तो अजंता की गुफाओं का प्रथम अभिलिखित पर्यटक कौन था? मद्रास आर्मी ऑफिसर। कौन था? मद्रास आर्मी ऑफिसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इसमें रस पूछा है और उसके भाव। तो रति किस रस का भाव है? तो रति श्रृंगार रस का भाव है। किस रस का भाव है? श्रृंगार रस का भाव। उत्साह वीर रस का भाव है। क्रोध रौद्र रस का भाव है, और जुगुप्सा या विभत्स का भाव है। तो पहला का चौथा किसमें है और
दूसरा का पहला, तो इसका यही है, ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सी पुस्तक आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित नहीं है? तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इसे ई.बी. हेबल ने लिखा है, न कि आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न। किसने कहा था कि सुंदरता का विचार हर चीज़ का मूल विचार है? किसने कहा था कि सुंदरता का विचार हर चीज़ का मूल विचार है? तो इसका उत्तर होगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने का यह कथन है कि सुंदरता का विचार हर चीज़ का मूल विचार है। चलिए अगला प्रश्न। किसने कहा था नकल बुरी चीज़ है और समस्त कला नकल करती है, इसलिए सभी कला बुरी है? यह किसका कथन है कि सभी कला बुरी है? तो यह प्लेटो का कथन है। चलिए अगला प्रश्न। अंग्रेज कला इतिहासकार हर्बर्ट रीड के अनुसार दृश्य कला में कितने तत्व होते हैं? तो हर्बर्ट रीड के अनुसार दृश्य कला में कितने मूल तत्व होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 5। किसने कहा था कि सुंदर वह है जो बिना किसी अवधारणा के सार्वभौमिक रूप से आनंद देता है? तो यह इमैनुअल कांट का कथन है। किसका कथन है? इमैनुअल कांट का। किसने कहा था कि सुंदर वह है जो बिना किसी अवधारणा के सार्वभौमिक रूप से आनंद देता है? तो यह इमैनुअल कांट का कथन है। चलिए अगला प्रश्न। किस ग्रंथ में रस की विशद व्याख्या की गई है? किस ग्रंथ में रस की विशद व्याख्या की गई है? तो इसका उत्तर होगा समरांगण सूत्रधार में। यूनान के पार्थेनन मंदिर को किसने बनाया था? तो यूनान के पार्थेनन मंदिर को फिडियास ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न। नेफरतीति की प्रसिद्ध आवक्ष मूर्ति संबंधित है? तो यह किस कला से? नेफरतीति की प्रसिद्ध आवक्ष मूर्ति संबंधित है किस कला से? मिस्र कला से, मिस्र की कला से। चलिए अगला प्रश्न। यूनानी कला के कितने काल सुविवेचित है? यूनानी कला के कितने काल सुविवेचित है? तो इसका उत्तर होगा 3। यूनानी कला के कितने काल सुविवेचित है? तो इसका उत्तर होगा 3। किस कला को मृतकों की कला कहा जाता है? तो किस कला को मृतकों की कला कहा जाता है? तो मिस्र की कला को मृतकों की कला, अमरत्व की कला कहा जाता है। मृतकों की कला और अमरत्व की कला दोनों मिस्र की कला को कहा जाता है। मिस्र की कला नील नदी घाटी के तट पर विकसित हुई थी, इसलिए इसे नील नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन एक रोकोको कलाकार नहीं था? रोकोको कलाकार नहीं था? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को गोया। फ्रांसिस्को गोया रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद का चित्रकार था, न कि रोकोको कला का चित्र था। ठीक, चित्रकार था, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न। थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम समाप्त कर रहे हैं। चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उत्तर वहाँ पर ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। अगर कोई भी डाउट छूट रहा है या किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर संदेह में है, भ्रम में है या गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस कला में चित्रित अंतर्भौम समाधि पाया जाता है? किस कला में चित्रित अंतर्भौम समाधि पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्व ईसाई कला में। अर्ली क्रिश्चियन आर्ट में
अंतभौम समाधि पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, संत लॉरेंस का बलिदान किस चर्च में चित्रित है? तो संत लॉरेंस का बलिदान यह क्लूनी प्रियोरी चर्च में चित्रित है। क्लूनी प्रियोरी चर्च में चित्रित है। चलिए अगला प्रश्न, आप सबको खुश नहीं कर सकते नामक प्रसिद्ध चित्र किसने रचना की है या किसका यह चित्र है? तो यह भूपेन खक्कर का है। यह भूपेन खक्कर का है। चलिए अगला प्रश्न, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता और अपने अनुज अवनींद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर किया था, परंतु 1915 ईस्वी में द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का पुनर्गठन अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था, इसलिए इसका उत्तर अवनींद्र नाथ टैगोर होंगे या अवनींद्र नाथ ठाकुर होंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? गुलाम रसूल संतोष, जिन्हें हम GR संतोष के नाम से भी जानते हैं। यह तांत्रिक चित्रकला के जनक भी हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न समूह में से पैक के संस्थापक सदस्य कौन है? KH आरा, FN सुजा और SS रजा और MF हुसैन, यह सभी पैक के संस्थापक सदस्य थे, जिनमें FN सुजा पैक के सचिव थे और इन्होंने ही कैटलॉग, जिसे हम घोषणा पत्र कहते हैं, इन्होंने ही तैयार किया था और पैक की स्थापना 1947 में हुई थी और इसकी 1949 में इसका प्रथम चित्र प्रदर्शनी हुई थी, जिसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था। ठीक है, इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो अमृता शेरगिल चित्रकार थे, पहला का तीसरा, इसका डी होगा आंसर। राम सुतार मूर्तिकार थे। सुबोध गुप्ता ने इंस्टॉलेशन संस्थापन कला में प्रवीण थे और केशव मलिक कला समीक्षक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौन एक कलकत्ता समूह का सदस्य नहीं था? तो BC सान्याल IFX के सदस्य थे, न कि कलकत्ता समूह के सदस्य थे। चलिए निम्न को सुमेलित कीजिए। नंदलाल बोस शांति निकेतन से संबंधित थे। असित कुमार हलदार लखनऊ से संबंधित थे। DP राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे। शैलेंद्र नाथ डे यह जयपुर से संबंधित थे। तो पहला का चौथा, इसका उत्तर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र द स्क्रीम के चित्रकार का नाम बताइए। द स्क्रीम के चित्रकार का नाम है एडवर्ड मुंच। एडवर्ड मुंच द स्क्रीम के चित्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न, हाउसेस एट ल स्टॉक के चित्रकार का नाम बताइए। हाउसेस एट ल स्टॉक के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज ब्राक। जॉर्ज ब्राक हाउसेस एट ल स्टॉक के चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न, जैन चित्रित अभिलेख चित्र कल्पसूत्र की प्राप्ति स्थान है। तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रतिलिपि कहाँ से मिली है? जौनपुर से। तो जौनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर भारत में।
इसका उत्तर होगा उत्तर भारत। चलिए अगला प्रश्न, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसने चित्रित किया है? तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी यह सल्वाडोर डॉली की रचना है और सल्वाडोर डॉली अति यथार्थवाद या सूर्यरियलिज्म से संबंधित थे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि सल्वाडोर डॉली अति यथार्थवाद या सूर्यरियलिज्म से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न, भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो भविष्यवाद का घोषणा पत्र फिलिप्पो टोमासो मारिनेती ने लिखा था। और भविष्यवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? तो इसका उदय इटली में हुआ था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन अति यथार्थवादी चित्रकार नहीं है? जॉर्ज ब्राक अति यथार्थवादी चित्रकार नहीं है, ये जॉर्ज ब्राक घनवादी चित्रकार थे, क्यूबिस्ट चित्रकार थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौन सा चित्रकार अपनी अधिकांश कृतियों में सूत्रधार के सदृश स्वयं विद्यमान रहता है? तो इसका उत्तर होगा ए रामचंद्रन। कौन सा चित्रकार अपनी अधिकांश कृतियों में सूत्रधार के सदृश स्वयं विद्यमान रहता है? तो इसका उत्तर होगा ए रामचंद्रन। चलिए अगला प्रश्न, हमारी लोक कला को परंपरागत रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है किसको? हमारी ग्रामीण जनता को। हमारी लोक कला को परंपरागत रूप से आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है हमारी ग्रामीण जनता को। चलिए अगला प्रश्न, कला मेजुथु आदिवासी कला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा केरल। इसका उत्तर होगा केरल। चलिए अगला प्रश्न, निम्न का मिलान कीजिए। तो बिहार में गोदना कला, बिहार की लोक कला गोदना है और महाराष्ट्र की लोक कला रंगोली है, राजस्थान की मांडना है और उत्तर प्रदेश की चौपूर्णा है। तो पहले का तीसरा, इसका उत्तर बी होगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, हिंदू विवाह के अवसर पर घर की भित्ति को कुछ विशेष अभिप्राय मोटिफ सहित चित्रित किया जाता है, वह है? तो वह क्या है? वह है कोहबर। क्या है? कोहबर। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है लोक कला किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक गर्व है, यह कथन सत्य है। प्रत्येक उत्सव पर मंगल घट की स्थापना का विधान लोक कला के ही अस्तित्व को सूचित करता है, यह कथन गलत है। यह गलत या सत्य? तो इसका उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला क्या है? गोंड। मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला क्या है? गोंड। तो यह असिस्टेंट प्रोफेसर के जो चित्रकला का एग्ज़ाम हुआ था उसका यह क्वेश्चन बुकलेट का विश्लेषण था। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और इतना आकलन भी हो गया होगा कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है चित्रकला से संबंधित, उसका पेपर का मॉडल क्या होगा, उसकी पेपर किस तरह से बनाई जा सकती है। हमें इस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है इसके प्रश्नों का विश्लेषण करने के पश्चात इस बात का आकलन हो गया है कि हमारा पेपर
कैसा होगा। पेपर का जो मोड है वह काफ़ी इजी भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मीडियम होगा, और मीडियम होगा तो मेरिट भी हाई जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए ताकि हाई मेरिट में रहें। ये मान के चलिए कि जिनका टीजीटी में 110 प्लस क्वेश्चन सही होगा उन्हीं का चयन होगा, और पीजीटी में भी जिनका 110 प्लस क्वेश्चन सही होगा उन्हीं को का इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो यह एक मेरा आकलन है, इसे भी आप लोग अपना आकलन समझकर इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए ताकि हमारे प्रश्नों का जो सही उत्तर है वह 110 प्लस होना चाहिए, तभी हम चयनित होंगे, अन्यथा फिर निराश होंगे। धन्यवाद।